बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 12। आज हम सोल्व करेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वेव्स ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी जो वेव होती है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर क्यों होती है। इसका जो बुक पे आंसर है वो है पेज नंबर 33। वेव कैन ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी वेव क्या करती है, एनर्जी को ट्रांसफर करती है एक जगह से दूसरी जगह विदाउट ट्रांसफेरिंग मैटर, यानी मैटर को ट्रांसफर नहीं करती। वेव क्या करती है, एनर्जी को ट्रांसफर करती है। आप इसके जवाब में ये लिखेंगे और एक एग्जांपल भी दे देंगे। व्हेन अ गिटार स्ट्रिंग इज प्लग्ड, यानी कोई गिटार है उसकी जो स्ट्रिंग है आप उसको प्लग करेंगे, इट क्रिएट वाइब्रेशन, तो उसके अंदर क्या पैदा होगी, वाइब्रेशन पैदा होगी। दैट ट्रेवल थ्रू द एयर एज साउंड, जो किस तरह एयर के अंदर यानी वो ट्रेवल करेगी एज अ साउंड वेव। यानी पहले जवाब के आंसर में ये डेफिनेशन आ जाएगी वेव की और ये एग्जांपल आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम एनी टू एग्जांपल्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, यानी मैकेनिकल वेव्स की हमने क्या देनी है, दो एग्जांपल देनी है और 3 भी सेम ही पेज पर है। यानी जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी बुक के पेज नंबर 35 पे है और जो क्वेश्चन नंबर 3 इसका भी आंसर कहाँ पे है, बुक पेज नंबर 35 पे है। तीसरा सवाल है, विच टाइप ऑफ वेव कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। पहले में तो हमसे दूसरे सवाल में हमसे ये पूछ रहा है कि मैकेनिकल वेव्स की कोई सी दो एग्जांपल दें और तीसरे में हमसे पूछ रहा है कि ऐसी वेव की कौन सी टाइप है जो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं। अब हम इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देखते हैं पेज नंबर 35 पे। क्वेश्चन 2 का आंसर ये ऊपर दिया गया है, यानी एग्जांपल्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, यानी जो मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल है वो है साउंड वेव्स, वाटर वेव्स, वाइब्रेशन ऑन रूफ और स्प्रिंग एंड सिस्मिक वेव प्रोड्यूस्ड बाय अर्थक्वेक्स। यहाँ पर 3-4 एग्जांपल दी गई हैं, आपने कोई भी दो एग्जांपल अंडरलाइन कर लेनी है। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे ये पूछा गया था कि वेव की ऐसी कौन सी टाइप है जो बगैर वैक्यूम यानी वैक्यूम के अंदर भी ट्रैवल कर सकती है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी ऐसी वेव्स जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। ये आप इसकी डेफिनेशन करेंगे और यहाँ से एक आध एग्जाम्पल भी दे दें, एक या दो एग्जाम्पल दे दें बस। यानी जैसे माइक्रोवेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, ये कौन सी वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसका जो आंसर है वो है पेज नंबर 36 पे। यानी ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हमने क्या करना है, फर्क मालूम करना है। In transverse waves, the particles of the medium vibrate at right angle to the direction in which the wave is traveling. यानी ट्रांसवर्स वेव्स ऐसी होती हैं जो परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करती हैं, यानी जिनके पार्टिकल्स क्या करें, परपेंडिकुलर वाइब्रेट करें या राइट एंगल पे। राइट एंगल का मतलब है जो 90 डिग्री के एंगल पर वाइब्रेट करें पार्टिकल्स, उस वेव को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स। इसकी आप डेफिनेशन लिखेंगे और यहाँ पर वाटर वेव्स एक एग्जांपल भी दे देंगे, ये आ जाएगा एक। यानी हमने ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या करना था, फर्क मालूम करना था। ट्रांसवर्स वेव्स में आप ये निशान लगा लें, ये तैयार करेंगे और एक बेशक एक एग्जांपल दे दें, या अगर दो देना चाहें, एक्स रेज, रेडियो वेव्स, ये क्या है, ट्रांसवर्स वेव्स है। इसके साथ आप ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है ये भी साथ लिखेंगे। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनके पार्टिकल्स पैरेलल वाइब्रेट करते हैं, यानी ट्रांसवर्स वेव्स ऐसी वेव्स होती है जिनके पार्टिकल्स किस तरह वाइब्रेट करें, परपेंडिकुलर, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो पार्टिकल्स है वो किस तरह वाइब्रेट करें, पैरेलल। ये इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। और एक आप इधर साउंड वेव्स, इसकी भी क्या दे सकते हैं, एक एग्जांपल दे सकते हैं। ये इसका आंसर है, इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमसे पूछा गया कि वेवलेंथ किसे कहते हैं। इसका जो आंसर है बुक पेज नंबर 37 पर है। A wavelength is a distance, यानी वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस है, फासला है बिटवीन टू कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन एडजेसेंट वेव्स, क्रस्ट टू क्रस्ट और ट्रफ से ट्रफ। अब वेवलेंथ किसे कहते हैं, यानी एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का फासला और एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक का फासला। अब क्रस्ट कहते हैं जो वेव का अपर पार्ट होता है और ट्रफ कहते हैं जो वेव का लोअर यानी निचला जो पार्ट होता है। या हम कह सकते हैं कि एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक का फासला वो क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। वेवलेंथ को जो मेजर करते हैं वो मेजर करते हैं मीटर में।
क्वेश्चन 6 है, राइट द डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की जो डेफिनेशन दी गई है वो पेज नंबर 38 पर दी गई है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव साइकिल दैट पासेस अ फिक्स पॉइंट इन 1 सेकंड। अब फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि किसी भी मीडियम से 1 सेकंड में कितनी वेव्स पास होती हैं उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब जो फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं वो हम मेजर करते हैं हर्ट्ज में। जो 1 हर्ट्ज होता है वो किसके बराबर होता है? 1 वेव पर सेकंड के। ये डेफिनेशन आप लिखेंगे, ये है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट काज अ सुनामी इन द ओशन। यानी जो सुनामी है वो समंदरों में क्यों आती है सुनामी, इसकी हमने रीजन बतानी है। इसका जो जवाब है वो है बुक पेज नंबर 42 पे। इसका ये आप यहाँ तक भी आंसर दे सकते हैं, यानी आप ये बता दें जो सुनामी वेव्स हैं ये काफ़ी पावरफुल और बड़ी वेव्स होती हैं और ये किस तरह पैदा होती हैं। जो ज़मीन का या जो समंदर का जो निचली सतह है यानी उसके अंदर कोई अचानक से कोई डिस्टर्बेंस पैदा हो जाए तो सुनामी वेव्स पैदा हो जाती हैं। अब जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर पानी के अंदर कोई जलजिला आ जाए, कोई आतिशफिशां फट जाए या लैंडस्लाइड हो जाए तो ये किसकी वजह बनती है? सुनामी वेव्स की वजह बनती है। अब आप ये भी तैयार कर सकते हैं, अगर आप कंप्लीट ये पैराग्राफ तैयार कर ले तो भी इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। अब इनको हम सोल्व करते हैं। पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है वाई साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू स्पेस। यानी जो साउंड है वो स्पेस में क्यों नहीं ट्रेवल करता बट लाइट के लाइट स्पेस में ट्रेवल कर सकती है। एक्सप्लेन यूजिंग कंसेप्ट ऑफ वेव टाइप। यानी वेव टाइप का जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है उससे रिलेट आप क्या दें, अपना आंसर दें। इसका जो आंसर है वो है साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। यानी जो साउंड है वो क्या है? वो मैकेनिकल वेव्स हैं डेट रिक्वायर अ मैटेरियल मीडियम। यानी जो साउंड वेव्स होती हैं वो कौन सी वेव्स होती है? मैकेनिकल वेव्स ऐसी होती हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। सो इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। यानी ये जो वेव्स होती हैं साउंड वेव्स वो वैक्यूम से पास नहीं हो सकती। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी लाइट क्या है? लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है एंड डज नॉट नीड अ मीडियम। यानी इससे ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इसी वजह से जो है यानी जो साउंड है वो स्पेस से पास नहीं होती, लेकिन जो लाइट है वो स्पेस से पास हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट शेक वन एंड ऑफ अ रूप। रूप कहते हैं रस्सी को। यानी स्टूडेंट क्या करता है? एक रस्सी ले लेता है और उसको क्या करता है? शेक करता है यानी हिलाता है। एंड ऑब्जर्व वेव अलोंग इट। वो क्या करता है? फिर उसके अंदर वो ये ऑब्जर्व करते थे कि उसके अंदर वेव्स बन रही हैं। व्हाट काइंड ऑफ वेव्स इज दिस। ये जो वेव्स पैदा होंगी रस्सी के अंदर ये किस तरह की होंगी। एंड हाउ डू पार्टिकल्स मूव। यानी जो वेव्स के पार्टिकल्स होंगे वो किस तरह मूव कर रहे होंगे। इसका आंसर है When a student shake one end of a rope। यानी जब भी कोई स्टूडेंट क्या करेगा? रस्सी की एक साइड को शेक करेगा या हिलाएगा, then transverse waves is produced। कौन सी वेव्स पैदा होंगी? ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनके पार्टिकल्स परपेंडिकुलर या 90 डिग्री के एंगल पर वाइब्रेट करें। While the wave travel horizontally। यानी जो वेव होगी वो किस तरह ट्रेवल करेगी? हॉरिजॉन्टल ट्रेवल करेगी along the rope। यानी रस्सी के along द रूप सेगमेंट मूव अप एंड डाउन। यानी जो रूप के अंदर रस्सी के अंदर जो सेगमेंट बनेंगे वो अप एंड डाउन यानी ऊपर और नीचे मूव करेंगे। देन अलोंग द वेव यानी एज कंपेयर टू वेव के। नेक्स्ट जो है हमारे पास तीसरा जो क्वेश्चन है, हाउ डज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव रिलेट। यानी वो ये पूछ रहा है जो एम्पलीट्यूड है किसी भी वेव का वो रिलेट करता है एनर्जी इट कैरीज। इसमें हमने ये पढ़ा था कि कोई भी ऐसी वेव जिसके अंदर एनर्जी ज्यादा होगी तो उसका एम्पलीट्यूड भी क्या होगा? ज्यादा होगा। वो कह रहे हैं कि इसको जरा जस्टिफाई करें। गिव एन एग्जांपल कि क्या दें, कोई एक मिसाल भी दें टू सपोर्ट योर आंसर, कि अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए कोई यानी एक एग्जांपल भी देनी है। द एनर्जी कैरीड बाय अ वेव इंक्रीज विद इट्स एम्पलीट्यूड। वही बात बता रहा है कि अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो जो वेव के अंदर एनर्जी होगी वो भी क्या होगी? ज्यादा होगी। सो द ग्रेटर एम्पलीट्यूड मीन्स मोर एनर्जी। वही बात कह रहा है कि अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। इसकी एग्जांपल हमें ये दे रहा है, अ लाउडर साउंड यानी जो ऊंची आवाज होती है हैज अ लार्जर एम्पलीट्यूड। उसका एम्पलीट्यूड भी क्या होता है? ज्यादा होता है। अ सॉफ्ट साउंड सो इट कैरीज मोर एनर्जी। यानी जो सॉफ्ट साउंड होती है उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो कम होता है, जो लाउडर साउंड होती है उसके जो एम्पलीट्यूड होता है वो ज्यादा होता है। चौथा क्वेश्चन है, व्हाई डू
वी स्टिल हेयर अ पर्सन टॉकिंग इवन इफ ही इज बिहाइंड अ वॉल। वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी शख्स है वो दीवार के बैक साइड पे खड़ा है या दीवार की पिछली साइड पे खड़ा है फिर भी हमें उसकी आवाज़ सुनाई देती है, इसकी वजह बताएं। एक्सप्लेन यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डिफ्रैक्शन, यानी डिफ्रैक्शन के कंसेप्ट से हमने ये जवाब देना है कोई भी अगर शख्स है वो दीवार के पीछे खड़ा है या दीवार के बैक साइड पे खड़ा है तो उसकी आवाज़ हमें क्यों सुनाई देती है। वी कैन स्टिल हेयर समवन स्पीकिंग इवन व्हेन ही इज बिहाइंड अ वॉल, यानी हम क्या कर सकते हैं उसकी आवाज़ सुन सकते हैं हत्ता कि वो दीवार की बैक साइड पे खड़ा हो। दिस हैपन बिकॉज, ये किस वजह से होता है, साउंड वेव्स, यानी साउंड वेव्स की वजह से होता है विच हैव रिलेटिवली लॉन्ग वेवलेंथ, यानी जो साउंड वेव होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, लॉन्ग होती है। डिफ्रैक्ट अराउंड द कॉर्नर, कॉर्नर कहते हैं जो साइड्स वगैरह हैं उससे आवाज़ क्या होती है, डिफ्रैक्ट होती है। एंड ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल कहते हैं रुकावट को। अलोइंग द साउंड टू रीच अस इवन विदाउट अ डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट, यानी आवाज़ क्या करती है, जो कॉर्नर होते हैं ऑब्स्टेकल होते हैं उनसे टकराती है, टकरा कर क्या होती है अपनी डायरेक्शन वगैरह भी चेंज कर सकती है। इसी वजह से अगर हमारा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी ना हो तो हमें आवाज़ क्या देती है, सुनाई देती है। पांचवा क्वेश्चन है इफ साइज ऑफ स्लिट, स्लिट का मतलब होता है कोई नैरो होल, अ वेव पासिस थ्रू इज मच स्मॉलर देन द वेव लेंथ, व्हाट विल हैपन टू द वेव आफ्टर पासिंग थ्रू द स्लिट, एक्सप्लेन ब्रीफली। अब ये पूरा डिफ्रैक्शन के फिनोमिना को एक्सप्लेन किया जा रहा है, इसका हम आंसर पढ़ते हैं। व्हेन द साइज ऑफ स्लिट इज स्मॉलर, जाहिर सी बात है जब भी स्लिट का साइज क्या होगा, स्मॉलर होगा। स्लिट कहते हैं कोई भी नैरो होल। देन द वेव लेंथ, यानी एज कंपेयर टू वेव लेंथ के द वेव शो मैक्सिमम डिफ्रैक्शन, तो वेव क्या शो करवाएगी, मैक्सिमम डिफ्रैक्शन शो करवाएगी। फॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग सर्कुलर पैटर्न, तो उसके अंदर कौन सा पैटर्न बनेगा, सर्कुलर पैटर्न बनेगा। अब जो चैप्टर नंबर 12 के लॉन्ग क्वेश्चन है, पहला लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ वेव्स ट्रांसफर एनर्जी विदाउट ट्रांसफेरिंग मैटर, गिव एग्जांपल फ्रॉम योर डेली लाइफ। ये बुक पेज नंबर 33 और 34, ये जो पेज नंबर 33 पे आर्टिकल स्टार्ट हो रहा है और 34 पे एंड हो रहा है, ये इसका आंसर है। डिस्क्राइब डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के दरमियान क्या करना है, हमने फर्क करना है और इसकी हमने एग्जांपल भी देनी है। ये बुक पेज नंबर 34 और 35 पे है। अब तीसरा है व्हाट आर ट्रांसफर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, यानी ट्रांसफर वेव्स क्या है और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या है और इनके डायग्राम्स भी बनानी है और हमने एग्जांपल भी देनी है। इसका आंसर है बुक पेज नंबर 36 और 37 पे। नेक्स्ट है डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स बताएं, कौन सी, रिफ्लेक्शन भी बताएं, रिफ्रैक्शन भी एंड डिफ्रैक्शन भी। स्पोर्ट योर आंसर विद एग्जांपल। अब ये जो लॉन्ग दिए गए ना ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, लेकिन मैं आपको वीडियो के एंड पे इस पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी बताता हूँ। इस लॉन्ग में हमसे रिफ्लेक्शन भी पूछी गई है, रिफ्रैक्शन भी एंड डिफ्रैक्शन भी। मोस्टली जो बोर्ड में लॉन्ग आता है वो आता है 4 नंबर का। 4 नंबर के लॉन्ग में हमसे ये 3 टर्म नहीं पूछी जा सकती, लेकिन जो इसका आंसर है वो है पेज नंबर 39, 40 और 41 पे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया व्हाट इज डिफ्रैक्शन, के डिफ्रैक्शन क्या है, हाउ डू वेवलेंथ एंड स्लिट साइज अफेक्ट द डिफ्रैक्शन ऑफ वेव। यानी ये जो पेज नंबर 40 और 41 पे डिफ्रैक्शन का पूरा फिनोमिना है ये उसके आंसर में आ जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इनके न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब चैप्टर 12 के जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग बनते हैं वो मैं आपको मार्क करवा देता हूँ। अब इसमें से जो पहला लॉन्ग बन सकता है वेव एंड नेचर ऑफ वेव्स, ये पूरा टॉपिक तैयार कर ले, मे बी ये लॉन्ग आ जाए, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अगर ये यहाँ से स्टार्ट होगा और नेक्स्ट पेज पे जो नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वहां तक ये एंड हो जाएगा। इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग है वो है टाइप्स ऑफ वेव्स। कौन सी वेव्स की टाइप्स हैं, 2, एक है मैकेनिकल वेव्स और दूसरी जो टाइप है वेव की वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब आप इसको कंप्लीट भी तैयार कर सकते हैं, वरना मैकेनिकल वेव की डेफिनेशन, उनकी एग्जांपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डेफिनेशन और इनकी एग्जांपल, ये आपका लॉन्ग तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है मैकेनिकल वेव्स की जो टाइप्स हैं वो लॉन्ग देखते हैं हम। इस चैप्टर का जो दूसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है वो है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स की 2 टाइप्स होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये आप कंप्लीट तैयार करेंगे, यानी ट्रांसवर्स वेव्स भी और जो दूसरी वेव्स है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ये भी कंप्लीट तैयार करेंगे। ये जो 2 लॉन्ग है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है इस चैप्टर के। इस चैप्टर का जो तीसरा लॉन्ग है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। अब 3 प्रॉपर्टीज है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन। ये तीनों नहीं पूछी जाएंगी, मोस्टली जो लॉन्ग आता है बोर्ड में कोई 1 टर्म या 2 टर्म पूछी जाएगी। 3 इंपॉर्टेंट लॉन्ग ये हो गए। और जो चौथा लॉन्ग है
चौथा लॉन्ग ये बन सकता है कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुनामी वेव्स, तो आप इनकी कोई सी 4 करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। सुनामी वेव्स और जो सिस्मिक वेव्स हैं इनके दरमियान डिफरेंस भी पूछा जा सकता है लॉन्ग में। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे।